नमस्कार, मैं वैद्य मृत्युंजय वेद प्रकाश शर्मा बोल रहा हूँ। मैं आयुर्वेद व्यासपीठ विदर्भ शाखा का विदर्भ विभाग का अध्यक्ष हूँ और साथ ही में श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर में काय चिकित्सा विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर पद पे कार्यरत हूँ और श्री आयुर्वेद महाविद्यालय में उप प्राचार्य का उत्तरदायित्व भी मैं देख रहा हूँ। दोस्तों, आज का दिन बड़ा विशेष है। आज हम साक्षात्कार करने जा रहे हैं हम सबके प्रिय एनसीआईएसएम के चेयरमैन माननीय वैद्य जयंत देव पुजारी सर से। मित्रों, आप सभी को ज्ञात है कि अभी 16 फरवरी को नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन्होंने एक राजपत्र अर्थात एक गजेट प्रकाशित किया है और इस गजेट में कई बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं जो कि अपने आप में क्रांतिकारी हैं। आप सबके भी दिमाग में ढेर सारे प्रश्न, जिज्ञासाएं उभर रही होंगी। तो आइए आपके उन प्रश्नों को, आपकी उन जिज्ञासाओं का समाधान हम प्रत्यक्ष रूप से माननीय वैद्य जयंत देव पुजारी जी से बात करके उनका समाधान ढूंढते हैं, उनसे सुनते हैं। तो हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मृत्युंजय जी। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपने आपके नेतृत्व में नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सर ये कमीशन है, काउंसिल नहीं है। सॉरी सर, माफ करें, क्षमा करें। नेशनल कमीशन, कुछ इस कदर बैठा हुए पुराने नाम कि नए परिवर्तन को शायद पचाने में थोड़ा समय लगता है, माफ करें। नेशनल कमीशन, जी सर। तो एनसीआईएसएम ने अभी एक राजपत्र प्रकाशित किया है जी। और सर, आपके नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों से बहुत नए परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं और एक नया ये जो राजपत्र है ये फिर से हमें एक नई दिशा दिखाने जा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो सर, कुछ प्रश्न हैं हमारे आयुर्वेद फ्रेटर्निटी के, वैद्यों के, कुछ शिक्षकों के, जो लोग आयुर्वेद के स्टेक होल्डर्स हैं। तो मैं आपके सामने उन जिज्ञासाओं को रखना चाहूंगा जी। और आपसे उनके समाधान हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपका आयुर्वेद व्यासपीठ की तरफ से आभार करता हूं कि आपने अपने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद सर। सर, ये जो एनसीआईएसएम का एमएसई है, तो बहुत बेसिक प्रश्न है सर, ये क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है? जैसा कि आपने शब्द का इस्तेमाल किया है एमएसई, क्योंकि आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं काफी सालों से, तो दो शब्दों का प्रचलन बहुत सामान्य है। एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एमएसई और दूसरा है एमएसआर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रेगुलेशन। तो सर्वसाधारण रूप से एमएसआर की तरफ ध्यान ज़्यादा रहता है लोगों का, लेकिन ये एमएसई भी सालों से बनते आ रहा है और इसके पहले भी 2016 में का एमएसई अभी तक लागू था। अभी ये होने के कारण वो निरस्त हो गया और ये लागू हो गया है। तो ये आयुर्वेद की शिक्षा के न्यूनतम प्रावधान इसके ऊपर हो सकते हैं। आप मिनिमम स्टैंडर्ड, इससे नीचे नहीं आना चाहिए, यही इसकी अपेक्षा है। इसलिए उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर जाने के लिए हमें काफ़ी स्कोप है और आप आपके संस्थागत लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पर जा सकते हैं, लेकिन इसके नीचे आना अपेक्षित नहीं। जी सर, ऐसी कोई समय सीमा है कि एमएससी इतने ही वर्षों में आता है या जरूरत के या आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है बीच में भी, या नए बीच में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा बदलने के लिए सर्वसाधारण रूप से ये माना जाता है कि एक बैच जो है 5 साल तक उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि उसके जो परिणाम है वो हम देखें और उसके आधार पर फिर आगे उसमें बदलाव लाए जा सकते हैं। 2016 का जो एमएसई है अभी तक लागू था, फिर उसके बाद में गत 2 साल से इस पर काम चल रहा था और अभी काफ़ी स्टेक होल्डर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट का कंसल्टेशन, ऐसे सारी बहुत सारी प्रक्रियाओं में से पार होकर अभी ये इसने राजपत्र का दर्जा धारण किया है। धन्यवाद सर। सर, मैं
यानी ये समझिए बहुत पुराना तो नहीं, लेकिन पुराना गैजेट हूँ। 1986 का हमारा बीएमएस का एडमिशन है। उस वक्त हम 1.5 वर्षों के 3 हमने परीक्षाएं दी थी। जी, बीच में फिर 4 परीक्षाओं वाला समय भी हुआ, अभी तक वो जो जारी था। अब हम वापस 1.5 वर्ष के 3 प्रोफेशनल्स की तरफ आए हैं। जी। तो सर इसके पीछे क्या तर्क है सर? इसमें इसके पीछे तर्क ऐसा है कि ये जो 4 साल वाला पैटर्न है, उसका अनुभव हम लोगों ने कर लिया और 2019 की फरवरी में बंगलोर में आईआईएससी बंगलोर में एक उस समय के अर्स्टवाइल सीसीआईएम ने एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पे एक कॉन्फ्रेंस ली थी और उसमें सभी कॉलेजेस के जो प्राचार्य हैं और उनके साथ-साथ जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनको वो संस्था चलाने वाले ऐसे लोगों को एकत्रित किया था और ये उनके लिए एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहता है, इसके बारे में वो था। उस दरमियान हम लोगों ने एक फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड इश्यूज जिसको बोलते हैं आयुर्वेद क्षेत्र में उसके बारे में वहाँ पर एक सर्वे किया था छोटा सा और उसमें उनको बहुत सारे ऑप्शन दिए थे कि भाई सेमेस्टर चाहिए क्या, ईयरली चाहिए क्या, 1.5 साल का चाहिए क्या, जैसे बहुत सारे 3 4 5 ऑप्शन दिए थे उसके अलग अलग प्रकार से और उसमें जो मेजॉरिटी लोग हैं करीब 50 से 90% लोगों ने ये कहा था कि नहीं ये 1.5 साल का ही एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ठीक रहता है। इसलिए यूँ कहीं कि सर्वमति से या सर्वसहमति से इसको लिया गया है। बहुत बहुत ही अच्छा है सर। एक आयुर्वेद के जो एकेडमिक्स में टीचिंग में है लोग, तो जैसे हर व्यक्ति के साथ होता है धनय क्षणा प्राणय क्षणा, तो आपने इस राजपत्र में आयुर्वेद के टीचर्स की धनेषणा को एड्रेस किया है, मैं ये कह सकता हूँ। आपने आपका अभिनंदन करना चाहूँगा। बहुत सारे शिक्षकों की ओर से हमें ये मैसेज मिले हैं, संदेश मिले हैं कि ये बड़ी खुशी की बात है कि एनसीआईएसएम की तरफ से इसमें उल्लेख किया गया है कि टीचर्स को क्या वेतन श्रेणी दी जानी चाहिए। आपने इसके बारे में गाइडेंस दिया है। तो सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये क्या ये सभी महाविद्यालयों पे लागू है? जी, आप जानते हैं कि एनसीआईएसएम एक्ट के अंतर्गत नियंत्रित होने वाले जितने भी महाविद्यालय हैं, उनको ये लागू होगा एक्सेप्ट गवर्नमेंट। जी, क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी-अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, हर एक स्टेट गवर्नमेंट की। सिर्फ़ अभी लोगों ने उसमें का एक प्रावधान शायद नहीं पढ़ा होगा या मिस हुआ होगा या कम चर्चा में आया, वो ऐसा है कि उसमें ये भी प्रावधान है कि स्टेट गवर्नमेंट को एक एक प्रकार से डायरेक्शन है कि वो अलग-अलग जो चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, उनके शिक्षकों के पे स्केल में अंतर न करें। इस प्रकार का एक प्रावधान उसमें है, वो शायद देखने में छूट गया है। ये ना हो कि होम्योपैथी, आयुर्वेद और एलोपैथी और इसके शिक्षक तो उनका तो स्तर समान होना चाहिए और स्तर यदि समान है विद्यापीठ के स्तर पर या यूजीसी के नियमों के अनुसार तो उनको वेतन भी समान मिलना चाहिए, यह हमारी भूमिका है। तो इसको शायद देखने में नहीं आया है, लेकिन यह भी इसमें स्पष्ट किया है, आप उसमें देख सकते हैं। जी सर। यह विषय अभी तक इसलिए अब मुझे मालूम नहीं क्यों नहीं आया था, लेकिन वेतन श्रेणी तो निश्चित होनी चाहिए और क्योंकि ये आजीविका का साधन है जी और सर। जब तक ठीक ढंग से पैसे नहीं मिलेंगे, इसको प्रोफ़ेशन करके कोई देखेगा। तो हमारी ये इच्छा थी कि आयुर्वेद में अच्छे प्रोफ़ेशनल, टीचिंग प्रोफ़ेशनल या अच्छे टीचर निर्माण हो, उसके लिए आर्थिक स्थैर्य तो लगता है। तो इसलिए इस प्रावधान को इसमें लाया गया। धन्यवाद सर। आपने जैसा ये कहा कि देखने में नहीं आया है, ये बात इंटर्न्स और प्रशिक्षणार्थी के बारे में भी बड़ी मेंशन क्लियर कट मेंशन है वहाँ पे कि जो भी उनके मॉडर्न के जो पीयर ग्रुप हैं या काउंटर पार्ट हैं, उतना ही उसके समकक्ष उनके देना चाहिए। कम समकक्ष होना चाहिए। जी, जी। तो उन सभी की ओर से हम आपके लिए आपको धन्यवाद देते हैं सभी की तरफ से। आगे बढ़ेंगे सर। इसमें सर इस गज़ेट के अनुसार आपने बोला है कि स्वस्थ वृत्त और अगध
इनके बेड्स के बारे में, क्योंकि वैसे आपने जो ओपीडी कही है वो काय चिकित्सा के अंडर में रहेगी, या कुछ स्पेशल ओपीडी की बात की है कि वो शल्य, काय चिकित्सा, पंचकर्म इनके अंडर में रहेगी। तो कहीं पे कुछ स्पेसिफिक ऐसा होगा कि स्वस्थ के इतने बेड होंगे या अगद के इतने बेड होंगे, ऐसा कुछ हम ये आगे जाके एमएसआर में आएगा, क्योंकि जी जो सर। मिनिमम बेड की जी, कितनी आवश्यकता तय होती है, जी, फिर उसमें से काय चिकित्सा के इतने होने चाहिए, ये इसके इतने होने चाहिए, जी इस सर। प्रकार से वह उसमें आएगा, ऐसा मुझे लगता है। सर एमएसआर की अपेक्षा हम कब तक कर सकते हैं? क्योंकि एमएसआर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोसेस में है, अभी ये सभी जो चीजें हैं ये नए कानून के परिप्रेक्ष्य में, 2020 का ये जो कानून है एनसीआईएसएन का, उसके परिप्रेक्ष्य में बनाना है, और उसके कुछ मैंडेट्स है। जी सर। जैसे अभी तक रेटिंग नहीं था आयुर्वेद के हाँ जी। क्षेत्र में संस्थाओं के लिए, तो अब ये मैंडेट है, ये कमीशन, ये इसका एक्ट का, कि वो रेटिंग भी रहे। अब वो पहली बार आने वाला है, तो उसके लिए बहुत सारी चर्चा, बहुत सारे तज्ञों के साथ परामर्श चल रहा है, तो उसको इसलिए समय लग रहा जी। सर रिसर्च में आपसे एक प्रश्न पूछना था कि जो रिसर्च मेथोडोलॉजी और मेडिकल स्टैटिस्टिक्स है, इसके लिए कोई विशेष योग्यता अपेक्षित है क्या? जो हमारे वहाँ पे है। नहीं, अभी ये विषय नया नहीं है, ये विषय पहले से ही है। जी, तो पहले जो योग्यता जो भी थी, वही। उससे उससे हाँ, और उसके बारे में सिलेबस में वगैरह काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशन आने वाले हैं। जी सर। इसके सिलेबस बन गए हैं प्रथम इसके फर्स्ट प्रोफेशन के, जी सर। तो अभी 8-10 दिन में वो लागू हो जाएंगे, तो सभी कई चीज़ें स्पष्ट होगी। एक बिल्कुल नई बात इस राजपत्र में देखने को मिली है कि शारीर रचना में एमएससी एनाटॉमी, शारीरिक क्रिया में एमएससी फिजियोलॉजी, स्वस्थ व्रत में एमपीएच और संहिता सिद्धांत में एमएससी आयुर्बायोलॉजी, इनके जो रहेंगे ये जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से प्राप्त जो होंगे डिग्री प्राप्त, वो इन विभागों में ज्वाइन कर सकेंगे बीएएमएस के बाद। बीएमएस के बाद, जिन्होंने ये जी, किया होगा। जी, जी, और या इंटीग्रेटेड कोर्स भी होगा, जी, तो भी चलेगा, लेकिन उनकी क्या मर्यादा होगी प्रमोशन में और कैसा है, उस वो भी लिखा है। वो लिखा है 7 वर्ष। जी हाँ, जी हाँ, 7 वर्ष बाद वो जी, एसोसिएट प्रोफ़ेसर और 12 जी, वर्ष जी, बाद प्रोफ़ेसर हो जी, पाएँगे। जी, जी, एचओआई नहीं बन पाएँगे। जी हाँ जी, सर, जी, एचओडी नहीं होता। हाँ, जी, तो यानी वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के पद पे बीएमएस के बाद जी, जॉइन कर सकेंगे, जी, जी, ऐसा है। सर संहिता अध्ययन इसमें जोड़ा गया है विषयों में, फर्स्ट जी, प्रोफ़ेशनल, सेकंड प्रोफ़ेशनल, थर्ड प्रोफ़ेशनल तीनों में। जी। तो ये संहिता अध्ययन में हम क्या अपेक्षा करें? इसका क्या स्वरूप होगा और कैसा करना होगा इसको? वैसे सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो आधार है आयुर्वेद का, वह हमारी बृहत्त्रयी, लघुत्रयी वगैरह संहिता, ये हमारा आधार है मूल जी, रूप से। अभी यानी जिसको हम कहेंगे नोइंगली गए 2000 साल में, ये संहिताओं के आधार पर हमारी स्वास्थ्य संरचना, या जिसको पब्लिक हेल्थ या हमारी पर्सनल हेल्थ के बारे में डील किया गया। अब ये नई शिक्षा नीति में ये नई शिक्षा पद्धति में जब हम उतरे, यानी गुरुकुल सिस्टम से कुलगुरु सिस्टम में आए, जी सर। यूनिवर्सिटी सिस्टम में आए, तब ये संहिता विषय तो रहा, लेकिन इसको नॉन क्लिनिकल किया गया, जो इस विषय पर घोर अन्याय था। अब जो प्रैक्टिशनर्स है आयुर्वेद के, वो जानते हैं कि संहिता पर आधारित जब हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके परिणाम, उसके फायदे क्या है, और इधर पढ़ाते समय हम उसको थियोरी के रूप में पढ़ाते हैं। तो ये अपने आप में एक पैराडॉक्स था, प्रैक्टिस में एक चीज़ और थियोरी में पढ़ इसको हटाने के लिए संहिता अध्ययन यह विषय रखा गया है, जिसको क्लिनिकल विषय भी इसके आगे माना जाएगा, और उसके क्लिनिक भी रहेंगे, उसकी ओपीडी भी रहेगी, और वो क्लिनिकली पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। तो वो जो नॉन क्लिनिकल इसका अप्रोच था, उससे इसको बाहर निकालने की ये कोशिश है, और विद्यार्थियों को संहिताओं के सिद्धांत ये किताबों में नहीं, रुग्णों में देखने को अ, मिलने चाहिए, ऐसी इसमें अपेक्षा है। अभी पहले ऐसा रहता था कि अष्टांग हृदय का अलग ये रहता था सूत्र स्थान, बाद में फिर चरक ये किया जाता था। जी, तो अभी हम लोगों का ये मानना है कि आप कोई भी संहिता, एक संहिता को पढ़ाइए, जी, लेकिन कई शिक्षकों के साथ चर्चा होने के बाद ऐसा ध्यान में आया कि ये उनको हजम नहीं हो रहा है।
तो अभी जो नया सिलेबस आ रहा है उसमें उन्होंने डाला है कुछ पार्ट अष्टांग हृदय का, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एज ए चिकित्सक, यानी मैं अभी चेयरमैन हूँ, इस बात को आप भूल जाइए, तो मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है, एक ही संहिता को यदि हम ठीक से पढ़ाते हैं, क्योंकि होता यह है कि संहिता की जो व्याप्ति है और जिस प्रकार से उसका विभाजन किया गया है, उसको देखते हुए 3 साल में चरक संहिता पूरी करना ये असंभव सी बात है, या 1 साल में अष्टांग हृदय का सूत्रस्थान पढ़ा के छोड़ देना। तो इससे होता ये था कि वो एक निग्लेक्टेड विषय हो गया था जो अपना आधार है। तो इसको इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये संहिता अध्ययन इस प्रकार उसका नाम दिया गया, और इसमें अपेक्षित ऐसा है हमको कि ये संहिता का अध्ययन बढ़े। संहिता का अध्ययन यदि बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले जो भी वैद्य हैं उनको उनमें यशस्विता ज़्यादा रहेगी, और यशस्विता के जो भी परिणाम है आगे होने वाले, आर्थिक है, सामाजिक है, वो सभी हमको देखने को मिलेगी। इसके पीछे का मूल उद्देश्य है। सर, एक बात के लिए आप फिर से आपका अभिनंदन और बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं कि हम जब अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो वास्तव में देखा जाए तो हमें बहुत लेट ये अनुभूति होती है, फ़ील आता है कि हम वैद्य बन रहे हैं या डॉक्टर बन रहे हैं। हॉस्पिटल में हमारा प्रवेश अब तक बहुत लेट हुआ करता था। यानी पहले साल में तो कोई प्रश्न ही नहीं था। तो आपने ये जो इसमें लाया है कि प्रथम वर्ष से ही बच्चे हॉस्पिटल में ओपीडी में आएँगे और वो देखेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा परिवर्तन है, बहुत ही प्रशंसनीय है स्टेप है, तो इसके लिए आपका साधुवाद। और मुझे विश्वास है कि हर आने वाला बीएमएस ग्रेजुएट, हर आने वाला बीएमएस प्रविष्ट होने वाला विद्यार्थी, उसे पहले दिन से ही अनुभूति होगी कि सिर्फ एप्रन पहन के ही नहीं, वास्तव में वो रुग्णों को शुरुआत से ही वो रुग्णों को देखता है और ये उसके अनुभव में वृद्धि करेगा। तो ये बहुत अच्छा सर स्टेप लगा है। और एक आपने चीज़ इस विषय में आपने देखी होगी, ऐसा मुझे लगता है, जी, और मेरी दृष्टि से वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बदलाव है इसकी में, कि इसमें 2 पार्ट किए हुए हैं अभ्यासक्रम के। एक को कहते हैं लेक्चर्स और दूसरे को कहते हैं नॉन लेक्चर्स। जी, अब ये लेक्चर्स है ना, जिसको हम डायडेटिक टीचिंग या क्लासरूम टीचिंग बोलते हैं, वह है, और दूसरे जो नॉन लेक्चर्स है वहाँ उसमें आपके प्रैक्टिकल आ गए, आपके क्लिनिक आ गए, ग्रुप डिस्कशन आ गया, स्मॉल प्रोजेक्ट्स आ गए, यानी ट्रेनिंग वाला जो पार्ट है वह सब ये नॉन लेक्चर्स में आया। जी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रेगुलेशन ये है कि लेक्चर टू नॉन लेक्चर रेशियो ये 1:2 किया गया। हुँ, ये आपने इसमें देखा जी, होगा। जी। वो छोटी सी लाइन में आया है, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी को अब जो थियरी पढ़ना है वो तो पढ़े ही, जी, लेकिन उसके साथ साथ हम उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है उस पर ज़्यादा जोर देना चाहते हैं। जी, इसलिए फर्स्ट ईयर से ट्रेनिंग अपना क्लिनिक उसमें ऐड किया है, कि ताकि वो जाए, देखे, डिस्कस करे, जी, और ऐसी छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं वो उसको देखने को मिले शुरू से ही। तो एक बार थियरी पढ़ रहे हैं और बाद में कुछ तो भी वो कभी तो भी प्रैक्टिकल कर रहा है, ऐसा ना हो, जी, ये सब पैरेलल ही चले। तो ये एक महत्वपूर्ण बदल मेरी दृष्टि से है। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कई विषयों में ये जो प्रोपोर्शन है वो जी। करीब-करीब 1:2, 1:1.5 इस जी, प्रकार से आया है। तो जी। ये मेरी दृष्टि से एक सबसे बड़ा बदलाव इसमें है, ये ऐसा मेरा मानना है। एक और बदलाव जो नई नई यानी बदलाव की जो क्या कहेंगे कि नया बदलाव का मौसम देखने को मिला है वो इलेक्टिव्स। जी, आपने इलेक्टिव्स को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रोफेशनल में इलेक्टिव वाली बात डाली है। ये आयुर्वेद के प्रणाली के लिए हम आयुर्वेद ग्रेजुएट्स के लिए ये बिल्कुल नई अवधारणा है। जी। तो इसके बारे में आपसे अनुरोध है कि सर इस पे प्रकाश डालें। इसमें 2 चीज़ें हैं, हम देखेंगे कि ये जो कोर्स है पूरा उसके 2 भाग किए हैं। एक मेन कोर्स जिसके बारे में मैंने डायडेक्टिक टीचिंग और मैंने लेक्चर्स और नॉन लेक्चर्स ये सब विषय रखे हैं, जो कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। जी, लेकिन आज हम देखते हैं नई शिक्षा नीति के कारण जो अपेक्षाएँ बढ़ी है और जो दुनिया की आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है,
तो उसमें हमारा थिंकिंग, हमारी सोच, हमारी जानकारी ये मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए, ये आज की ज़रूरत है। ये बहुत मैं क्या कहता हूँ, थियोरेटिकल बात नहीं कह रहा हूँ, इट इज़ नेसेसिटी, हम लोग जानते हैं उसके विषय में। इसलिए इसका प्रावधान किया गया है कि ये जो इलेक्टिव्स है, ये आयुर्वेद के मेन कोर्स को छोड़कर जो विषय वो व्यक्ति पढ़ना चाहता है। जैसे कोई एक आध बार रेफरेंस आता है और वो कहीं तो भी पेपर में पढ़ता है वृक्ष आयुर्वेद के बारे में, उसे ऐसा लगता है कि मुझे वृक्ष आयुर्वेद पढ़ना है। तो अब वो शायद किताब लेके पढ़ जाएगा, लेकिन उसने वृक्ष आयुर्वेद पढ़ा है, इसका उसके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा। यदि रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा समझा जाएगा। किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे वायरोलॉजी पढ़ना है, क्योंकि ये कोविड का समय है या नए-नए मैं नाम सुनता हूँ, तो मुझे, क्योंकि 12वीं तक वो विद्यार्थी यानी साइंस लेकर ही आया है, तो ये तो सब चीज़ें उसके लिए नई नहीं है। एकदम से कुछ नया ये रहा है, तो उसका बेसिक तो उसने 12वीं तक पढ़ा है। अब उसको थोड़ी आगे की जानकारी चाहिए उस विषय में। तो उसके लिए एक सुविधा की गई है, ये ऑनलाइन कोर्स रहेंगे इलेक्टिव्स के, वो 45 आवर्स के रहेंगे। उसका वो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वो सब दिया है, आपने देखा होगा उसमें। और फाइनली उसका सर्टिफिकेट जनरेट होगा ऑनलाइन। जी। तो ये सब छुट्टी के समय पे जब भी उसको समय, उस समय दिन में एक बार 1 घंटा भी उसने दिया, तो भी वो हो जाने वाली चीज़ है। सिर्फ़ इसको उसने करना चाहिए और ये कल्चर हमारे एजुकेशन में आना चाहिए। इसलिए हर प्रोफ़ेशनल में सिर्फ़ 3 कंपल्सरी की है। जी, जी। तो लेकिन इसका जो ज़ख़ीरा रहने वाला है, इसकी जो बास्केट रहने वाली है, वो बहुत बड़ी रहने वाली है। हुँ, हुँ। यानी आने वाले 3-4 साल में आपको 60-70 ऑप्शन रहेंगे। अब उसके भी ग्रुप्स किए हैं हम लोगों ने कि फर्स्ट प्रोफेशनल में फर्स्ट ग्रुप से ये आप एक सिलेक्ट कर सकते हो, सेकंड ग्रुप से आप एक सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसमें अपेक्षा ऐसी है कि फर्स्ट प्रोफेशनल में 12वीं के बाद वो एक स्टेप आगे बढ़े, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल इसमें तय करनी पड़ती है। जी। अब जैसे उसमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बात है, अब सब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। अब मेरे मन में आया कि मुझे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस क्या है ये समझना है। हुँ, तो मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ। जी। अब उसके बाद एक कदम, ये उसकी लेवल होनी चाहिए। अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो इंजीनियरिंग वाला पढ़ता है, वो यदि मैं उसको पढ़ाऊँगा तो वो पास भी नहीं होगा, समझेगा नहीं, में इंटरेस्ट भी नहीं है। ऐसी कई चीज़ें रहती हैं, जैसे फार्माकोलॉजी विषय है, फाइटोकेमिस्ट्री विषय है, अब रसशास्त्र से संबंधित केमिकल टेक्नोलॉजी विषय है। जी। मुझे देखना है कि वो मूषा का टेम्परेचर कितना है, मुझे समझना है कि ये जो हम पुट देते हैं उसका क्या अर्थ है केमिकल टेक्नोलॉजी के रूप में, तो मुझे केमिकल टेक्नोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन चाहिए। जी। तो इन सब चीज़ें, यह सब विषय, और उसमें एक बहुत बड़ी रेंज हम लोगों ने ली है। बिल्कुल, यानी किसी को यदि क्या कहते हैं उसको, आयुर्वेद से संबंधित यदि अश्वायुर्वेद उसको चाहिए, तो हम चाहते हैं उसका कोर्स हो, हाँ, तो उसका इंटरेस्ट का विषय है। जी। मृग पक्षी शास्त्र यदि किसी को पढ़ना है, तो यस, द ऑप्शन इज़ ओपन। जी। गंध शास्त्र के बारे में, आहार शास्त्र के बारे में। लेकिन इसके वैसे तो वो इंटरेस्ट से पढ़ लेता है, लेकिन इसके साथ उसके पास एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा। जी, जी। आज के तारीख में आपके पास ट्रेनिंग का कागज़ रहना कितना महत्वपूर्ण है, आप सब जानते हैं। जी, जी। आपका स्टैंडर्ड भी अच्छा रहेगा, एक्सपर्ट्स के साथ में वो होगा। और वहाँ से लेकर तो जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन, हुँ, सबको इंटरेस्ट रहता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन, मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का एक इलेक्टिव उसमें, कि वो जी। समझे कि ये बनते कैसे हैं, क्या सिस्टम है, कहाँ से। उस क्षेत्र के तज्ञ लोगों को लेकर हम लोग वो कोर्स धीरे-धीरे बनाना शुरू किया है। सर, इस बार अंतर्वासीय जो प्रशिक्षणार्थी हैं, हमारे इंटर्न्स हैं, इसके बारे में एक ऑप्शन दिया गया है कि वो 12 महीने अपने जो होम जो इंस्टीट्यूट है या उस उसमें भी कर सकते हैं। तो इसके ये जो ऑप्शंस होगा, स्टूडेंट के लिए होगा या कॉलेज के लेवल पे होगा? नहीं, ये स्टूडेंट के लेवल पर होना चाहिए, उसका हम स्पष्टीकरण देंगे। जी। उसके 2 कारण हैं कि कई राज्य सरकार ये अपने बच्चों को जो इंटर्नशिप हम लोग जो गवर्नमेंट सेटअप में करवाना चाहती है, वो करने के लिए तैयार नहीं रहती, जैसे केरल है, हुँ, तो वो भेजती ही नहीं। अब वो क्या करेगा? या भेजे तो वहाँ पे वो एंटरटेन नहीं होगा। तो ऐसी यदि, या कोई विद्यार्थी किसी कारण से चाहता है कि मुझे कॉलेज में ही करना है, हाँ, क्योंकि उसके कॉलेज का अस्पताल बड़ा और अच्छा है, अच्छा। तो देन वो भी ऑप्शन हम लोगों ने, उसमें कई ऑप्शन है उसमें, ये एक ही नहीं है, हाँ, बाकी भी ऑप्शन है। जी, यानी सीसीआरएस के यूनिट्स है, हाँ,
NABH accredited hospitals। NABH accredited hospital, जी बिल्कुल। तो अच्छा हॉस्पिटल है। अब इस बहाने लोग NABH accreditation लेंगे कम से कम, तो जी उनको हैंड्स मिलेंगे। जी ये जो हैंड्स है उनका ट्रेनिंग होगा, जी। इस दृष्टि से वो दायरे को जरा वो बढ़ाया गया है। सर, इसमें एक SMA STD ISM कोर कमिटी, इसकी जो सप्लीमेंटिंग मॉडर्न एडवांसेस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन ISM, जी, इसके बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें कि ये किस तरह हम आयुर्वेद शिक्षा के लिए उपयोगी होगा और इसके क्या महत्व है। यह विषय ऐसा है, इसमें 10 नंबर का वो है मेरे सामने, मैंने खोल के रखा है जी। कि हमारा जो एक्ट है, यानी पहले का भी जो एक्ट था, उसमें ये लिखा गया है कि यानी अष्टांग आयुर्वेद सप्लीमेंटेड बाय मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह, लेकिन इसकी मेथोडोलॉजी आज तक गए 50 साल में किसी ने लिखी नहीं थी कि ये सप्लीमेंटेशन होगा कैसे। जी। अभी अभी उसमें होता ये था कि ये सप्लीमेंटेशन अभी तक कैसा हुआ कि वो जो सिलेबस कमेटी बैठती थी, उनको ऐसा लगता था कि ये मॉडर्न का पार्ट इसमें जोड़ दिया जाए, तो वो एलोपैथी की तरफ देखते थे। जी। अब उसमें का जो साइंस का पार्ट है या टेक्नोलॉजी का पार्ट है, उसकी तरफ अनदेखी होती थी, और फिर इसमें इतना पार्ट एलोपैथी का है, इतना पार्ट आयुर्वेद का है वगैरह, वो सब चर्चा होती थी। इन सब चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये जो प्रोविजन है वो इसमें लाई गई है, और इसके लिए भी हमने CSIR की, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है आयुर्वेद के क्षेत्र में, जो मेथोडोलॉजी लिखना किसी चीज़ का इतनी आसान काम नहीं है, तो हम लोगों ने CSIR के साइंटिस्ट लोगों की मदद ली इसलिए कि उनको हमारा प्रॉब्लम समझाया, कमीशन में मीटिंग हुई उनकी, और उनके साथ हमारे भी लोग बैठे, हमारे भी कुछ साइंटिस्ट है अच्छे, यूनानी के हैं, आयुर्वेद के हैं, उनके साथ में लेकर, सिद्धा के हैं, उनको साथ में लेकर बैठकर ये बनाया गया है। इसमें अपेक्षा ऐसी कि ये जो कोर कमेटी है ये NCISM की होगी, ये कॉलेज में नहीं होने वाला, या जी, यूनिवर्सिटी जी। लेवल पर नहीं होने वाला। बराबर। ये कोर कमेटी, उसकी सब कमिटीज, ये सब NCISM की होने वाली, और वो डायरेक्शन देंगे, वो स्टडी करेंगे, संहिता सिद्धांत वालों को पूछेंगे कि भाई ये सब अपने सिद्धांत के अनुरूप है कि नहीं, और उसको फिर हम लोग उसमें अकोमोडेट करेंगे, जो वो सिलेबस में भी आएगा। अभी मॉडर्न साइंस का और एक समस्या है उसकी, कि उसमें कई चीजें आउटडेटेड हो जाती है, उसको निकालने का भी प्रावधान है। यानी ऐसा नहीं है कि दुनिया ने सबने निकाल दिया, उसकी तरफ कोई देख रहा नहीं और हमारे यहाँ वैसे ही चलते आ रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। जो चीज़ें आउटडेटेड होगी उसको हम लोग समय समय पर नई चीज़ों से रिप्लेस करते जाएंगे। इसमें और एक चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि जिसको हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, कि कोई भी चीज़ जब दूसरे शास्त्र से एक शास्त्र इंटीग्रेट होता है तब वो कैसे होना चाहिए। तो इसके बारे में मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि एलोपैथी में योग कैसे इंटीग्रेट हुआ। तो एलोपैथी का डॉक्टर या एलोपैथी के चिकित्सक जब योग की बात करते हैं, तब वो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि वगैरह की बात नहीं करते। वो ये बोलते हैं कि आप इस प्रकार का प्राणायाम करो, आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। आप इस प्रकार के ये आसन करो, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में उपयोग में रहेंगे। आप इस ये योग के प्रयोग कीजिए, आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगी। तो योग का ही उपयोग किया उन्होंने, लेकिन अपने शास्त्र के अनुकूल उसको ढाल दिया। वो कभी ये नहीं बोलते हैं कि इससे आपको समाधि की तरफ जाना है वगैरह, वो विषय नहीं है। तो उन्होंने उसको बराबर सही ढंग से इंटीग्रेट कर लिया। दूसरा मैं उदाहरण हमेशा देता हूँ, ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है एलोपैथी, उसमें आयुर्वेद की भी दवाई है। अब वो कभी समझो अश्वगंधा भी है न्यूट्रास्यूटिकल, बहुत बड़ी लिस्ट है, 400 द्रव्यों की लिस्ट है। अब ये न्यूट्रास्यूटिकल करके एलोपैथी का प्रैक्टिशनर वापर सकता है, लेकिन वो भाषा कौन सी वापरता है? वो रसवीर्य विपाक प्रभाव, उसका वो भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी का वो इस्तेमाल नहीं करता। वो बोलता है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी ऑक्सीडेंट है, इसलिए मैं वापर रहा हूं।
तो क्योंकि उसने उस चीज को अपने इसमें ढाल लिया। जी। तो ये प्रक्रिया इंटीग्रेशन की होती है। तो इस प्रकार का इंटीग्रेशन यदि हमारे यहाँ होना है, उसमें ये भी प्रावधान है। आप देखेंगे कि उसमें ये बोला है कि कोई चीज यदि 5 साल तक आयुर्वेद में नियमित रूप से, जैसे एक्सरे है, एक्सरे कोई एलोपैथी की का इन्वेंशन नहीं है, ये फिजिक्स का इन्वेंशन है। बिल्कुल। 5 साल इसको हम कब तक मॉडर्न कहते रहेंगे? ये दर्शन परीक्षा का एक भाग है। हाँ जी। तो इसको आयुर्वेद का भाग करके सम्मिलित कर लेना चाहिए आयुर्वेद की परिभाषा में। फिर उसको हम मॉडर्न नहीं कहेंगे, ये आयुर्वेद का ही भाग है। इसका उल्टा उदाहरण मैं देता हूँ कि अभी नाड़ी यंत्र, नाड़ी तरंगिणी करके वगैरह यंत्र जो हाँ, आए हैं, हाँ, हाँ, टेक्नोलॉजी है वो। ठीक। तो नाड़ी परीक्षा करेंगे, कल मूत्र परीक्षा के बारे में लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाए आयुर्वेद की पद्धति से। तो वो इंटीग्रेशन है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आयुर्वेद के साथ में। तो कब जीवा परीक्षा पर यदि कोई काम करता है, कल जाकर साम निराम भेद पर कोई यदि काम करता है, कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, उपयोग में लाता है, तो इन सब चीज़ों के लिए ये ओपन किया है। और ये 5 साल के बाद ऐसी चीज़ें ये मॉडर्न का पार्ट नहीं समझी जाएगी, ये आयुर्वेद का पार्ट समझी जाएगी, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है। तो इसलिए उसमें जो कोर कमेटी है वो भी एनसीआईएसएम की रहेगी। एक्सपर्ट कमेटी, उसको वर्टिकल बोला है। हाँ। हर क्या कहते हैं उसको, हर विषय को एक वर्टिकल बोला है। और उसमें ये चीज़ें कैसी आएगी, इसके लिए भी जो नियम है वो बताया गया है। अब इसमें कौन सी चीज़ें पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर आएगी, कौन सी चीज़ें अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आएगी, इसका भी विचार इसमें होगा। और आपने देखा होगा कि ये एक्सपर्ट कमेटी में कौन रहेगा और कैसे लोग रहेंगे वगैरह, बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है उस कमेटी। हाँ, और उसकी मेथोडोलॉजी जो है वो भी ग्राफिकल दिए है। हाँ, 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 हाँ। तो यह सब जो है ये इसका इसके जो प्रोविजंस है वो दिए गए हैं उसमें। यानी हम एक स्पेसिफिक साइंटिफिक सिस्टम से, वैज्ञानिक तरीके से हम काम करेंगे और हम काम करेंगे। उसमें ये प्रोविजन 7 भी देखिए कि दी प्रोपोर्शन है मॉडर्न एडवांसेस विद दैट ऑफ आयुर्वेदा टीचिंग कंटेंट, ये कितने होने चाहिए ये भी बताया है कि इट शैल नॉट एक्सीड 40%, ऐसा बताया गया है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा डाल दिया मॉडर्न का और वो सिर्फ वही पढ़ा रहे, ऐसा नहीं होगा, उसकी मर्यादा होगी। लेकिन उसमें उसको डाइजेस्ट करने का भी, अब ये अपनी ताकत हमको बतानी है कि हम कितनी चीजें डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ये इसमें एक 5वां देखिए कि उसमें लिखा है कि द मॉडर्न एडवांसेस shall be incorporated with due interpretation of the said advances based on the principles of Ayurveda, supported by studies. And after 5 years of inclusion of such advances in syllabus, they shall be considered as part of Ayurveda and will be defined, described in Ayurvedic terminology. उसका हम आयुर्वेद बहुत स्पष्ट रूप से कहा। जी सर, बिल्कुल। बहुत स्पष्टता है इसमें, मुझे नहीं लगता कोई एम्बिग्यूटी बची हुई है। बहुत ही अच्छा है सर। सर एक दो प्रश्न और है, आपका समय लेना चाहूंगा थोड़ा सा। अभी ये कोविड की महामारी के कारण से सब पूरे देश भर में ऐसा हुआ है कि जो हमारे जो बीएमएस ग्रेजुएट दूसरे पैथीज के साथ भी हुआ है, दूसरे ब्रांचेस के साथ भी हुआ है कि एडमिशन विलंब हो गया है और अभी एडमिशन की जो प्रक्रिया जारी है लगभग सभी राज्यों में। तो अब ये जो नया जो राजपत्र गैजेट आया है, ये क्या जो 21-22 के जो हमारे स्टूडेंट एडमिट हैं उस बैच से भी लागू होगा या 22? उसी बैच से लागू होगा क्योंकि वो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने की है, कॉलेजेस अभी शुरू होने के हैं, तो ये 21-22 के बैच को लागू होगा। ठीक है सर। और फिर यानी 21-22 अप्रैल से चालू होगा और फिर आपने जैसा उसमें मेंशन किया है कि अक्टूबर से स्टैंडर्ड डेट समझी जाएगी कि अक्टूबर से फर्स्ट ईयर। ये तो बीच में कोर्ट केसेस हुई, कोविड के कारण डिले हो गया वगैरह, बाकी बहुत सारी चीजें हैं। वो तो यानी यूँ कहते हैं कि वो तो एक्सेप्शनल केस है। ये 2-3 साल ही हमारे जीवन के एक्सेप्शनल,
जी पूरी हमारी जिंदगी ऐसी नहीं रहने वाली। जी जी जी। सर, एक आपने इलेक्टिव की बात विद्यार्थियों के लिए की, बस अंतिम प्रश्न ही है ये। अ, और ये अपग्रेडेशन है, एक एडिशनल सर्टिफिकेट मिलता है, विद्यार्थी जो पढ़ाई करते हैं, जो अपना अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। हम इलेक्टिव टीचर्स के लिए भी कुछ ऐसा हो सकता है क्या? टीचर्स के लिए हम लोग ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, जी ट्रेनिंग किया भी है। आप जानते हो कि फर्स्ट प्रोफेशनल के काफी सारे टीचर्स का टीचिंग टेक्नोलॉजी के विषय में हमने ट्रेनिंग कर दिया है। जी और ये इलेक्टिव्स करने के बजाय, यानी इलेक्टिव्स के बारे में सोचा जा सकता है, ऑप्शन ओपन है। हम लोगों ने हर 3 महीने में शिक्षक का प्रश्न ऐसा रहता है कि उसकी जानकारी तो अपग्रेड रहती है, हम्म, लेकिन वो जानकारी पहुंचाना कैसे, ये अपग्रेड नहीं करता हो। हम्म, तो अपग्रेडेशन ऑफ टीचिंग ये उसमें हम लोगों ने डाला है। हर 3 साल में उसको वो कोर्स करना कंपलसरी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी, जैसे अभी जनवरी में ही शेड्यूल था, एक्चुअली हम लोग पीजी टीचर्स के लिए कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिकेशन एथिक्स और कंटेंट राइटिंग, इसके ऊपर हम लोग जितने पीजी के गाइड है सब लोगों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं। अब उसके लिए अपने पास एक ट्रेनर्स चाहिए, तो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रपोज था। अब ये गड़बड़ होने के कारण ये हो गया, ये यदि कम हो जाता है तो अगले महीने में वो हो जाएगा कि पहले हम 60 लोगों को ट्रेनिंग देंगे और ये 60 लोग जगह जगह पर जाके बाकी लोगों को भी ट्रेनिंग दें। अभी इसके बारे में भी इससे संबंधित नहीं है ऐसी वो एक चीज बताना चाहता हूँ कि एनसीआईएसएम के बॉडी ने ये भी निर्णय लिया है कि हम लोग ये सब ट्रेनिंग दे के खत्म नहीं होगा, तो हम लोग उनको पब्लिकेशन ग्रांट देने वाले। नॉर्मली रिसर्च ग्रांट मिलती है, जी लेकिन रिसर्च हमारा डोमेन नहीं है। जी। यदि कोई अच्छा पब्लिकेशन करता है तो आगे उसको वो पब्लिश करने में कई बार बहुत अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर +1 में जा रहा है, या और कहीं जा रहा है, उसको लैंडसेट में जाना है, तो उसके लिए हमारा जो टीचर है या विद्यार्थी है वो रिसर्च कर सकता, वो उसके डोमेन का एक्सपर्ट है, लेकिन वो रिसर्च पेपर कैसे लिखना है ये नहीं मालूम उसको, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो अब 20-30 हजार रुपए कोई वो पेपर लिख देने के लिए मांग रहा है, 25-30 हजार रुपए, 50 हजार रुपए वो पब्लिकेशन हाउस यदि मांग रहा है, यदि स्टैंडर्ड है, तो एक्सेप्टेंस लेवल पर यदि वो पेपर आता है तो ये सब पैसे जो है वो हम उस शिक्षक को, हम उस विद्यार्थी को जरूर देंगे, या वो टीम होगी उसको हम देंगे। उसका नाम हमने पब्लिकेशन ग्रांट रखा है। जी अब उसके लिए फिर से एक कमेटी होगी, फिर वो स्क्रूटिनी होगी, उसके स्टैंडर्ड तय होंगे, बाकी सारी चीजें होगी। लेकिन ये भी एक इनिशिएटिव, यानी सिर्फ ट्रेनिंग दे के रुकेंगे नहीं हम, हैंड होल्डिंग भी करेंगे। जी और यदि समझो एक पेपर पब्लिश करने में बहुत डाटा अच्छा गया, तो रिसर्च के लिए काम नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, लेकिन पब्लिकेशन के लिए यदि समझो 1 लाख रुपए भी खर्चे आते तो भी हम लोग तैयार है उसके लिए। तो वो लेकिन लाइनसेट में पब्लिश होना चाहिए, फिर उस लेवल का काम कीजिए, हम उसके लिए आने वाला खर्चा दे देंगे। बहुत तो अच्छा। एक इसमें पब्लिकेशन ग्रांट नाम का एक कंसेप्ट है जो इसमें नहीं है, लेकिन वो हमने पास करके रखा है ये सब। जी जी जी, बहुत ही अच्छा। इससे यानी क्वालिटी वर्क, अच्छा वर्क होगा, लोग अच्छा लिखेंगे, अच्छा काम करेंगे। जी जी सर, धन्यवाद सर। आपने इतने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला, और हमारी बहुत सारी मन में क्योंकि 66 पेज का जब वो पीडीएफ हमारे समक्ष आया, तो सब सारा आयुर्वेद जगत उस पर लग गया कि क्या आया है, क्या आया है। और मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं थी। मैं प्रश्न और शंका शब्द नाम नहीं उनके लिए प्रयोग करना चाहूंगा, ये जिज्ञासाई ही है। और आपने हमारी जिज्ञासाओं का बिल्कुल क्या कहेंगे कि जो परफेक्ट होता है, जो एकदम संपूर्ण होता है, उनका आपने समाधान किया है सर। तो मैं एक बार आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। और आपसे हम ये प्रक्रिया चलती रहेगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि हम और पढ़ेंगे तो हमारी कुछ बातें और हमारे ध्यान में आएंगी, कुछ और चीजें हैं जो हम आपसे जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। तो हम चाहें कि ये आपसे बार-बार हम साक्षात करें और आपसे वो बातें जान पाएँ। और हमारी ये भी इच्छा है कि आपके नेतृत्व में जो हम अस्तो माह सद्गमय और तमसो माह ज्योतिर्गमय, तो हमारी जो दिशा है
ये असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ये अनवरत चलती रहे। सर बहुत बहुत ये आभार। मंच के माध्यम से मैं मेरी सभी शिक्षकों से नम्र निवेदन है कि इसको ठीक से पढ़िए। जी सर। इसमें का जो सैलरी वाला कंपोनेंट है उसको समय के लिए बाजू रखिए, जी और सर। इसमें का जो एजुकेशन वाला कंपोनेंट है इसको पढ़िए, क्योंकि जी सर। उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। जी सर। ये नया प्रयोग है, ये सब जो बनाया गया है वो 2030 को ध्यान में रखते हुए किया गया है। 2030 में हमको जो चीज़ों का, हमारे विद्यार्थियों को जो चीज़ें फेस करनी है जी उसकी ये तैयारी है। तो इसमें आपके भी इनपुट लगेंगे, और ये जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक इसका कोई अर्थ नहीं। जी सर। हमको ये ग्राउंड लेवल पर हमारे लिए क्या कहते हैं उसको, लास्ट मैन इज स्टूडेंट। हम्म, तो जी वहां तक ये पहुंचना चाहिए, इसका इन लेटर एंड स्पिरिट पहुंचना चाहिए। जी इसके लिए आप सब लोगों ने, और इसमें सुझाव भी हो सकते हैं, वी आर ओपन फॉर दैट। जी सर। अगले समय उसमें सुधारेंगे। जी सो मुझे लगता है, मेरी नम्र निवेदन है कि इसको एजुकेशनल रिफॉर्म के रूप में इसको देखिए। अब जैसा वो हम लोगों ने प्रावधान किया, हम लोग भी हमारे लेवल पे कोशिश करेंगे कि एक्सपर्ट कमेटी काम करे, या ये संहिता को क्लिनिकल सब्जेक्ट बनाने के लिए। अब ये तो संहिता वालों का विषय, आउटपुट इनपुट देना उसमें, तभी जाके ये चीज़ जो है, ये संहिता जो विषय है, वो जो अभी नॉन क्लिनिकल है उससे वो क्लिनिकल जाएगा। वो एक दिन में ये एक राजपत्र निकलने से थोड़ी क्लिनिकल से नॉन क्लिनिकल से क्लिनिकल होने वाला है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे विद्यार्थी बनाने पड़ेंगे, हमको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरा सबसे नम्र निवेदन है कि वो करें। दूसरी बात ऐसी है कि हमेशा ये कहा जाता है कि आपके नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में, तो इसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं। जी सर। मैं कानून के हिसाब से बताता हूँ कि यहाँ बनाने के लिए, ये बनाने का जो मुख्य काम है वह बोर्ड ऑफ आयुर्वेद या आयुर्वेद के लिए, और यूनानी और सिद्धा के लिए, और सोवारिकपा के लिए बोर्ड ऑफ यूनानी सोवारिकपा, इसके प्रेसिडेंट हमारे पास है। डॉक्टर BS प्रसाद सर जो है, जी सर। वो केली का नाम आप जानते हैं, कर्नाटक की बड़ी जी प्रसिद्ध कॉलेज है केली यूनिवर्सिटी का आयुर्वेद कॉलेज, जी उसके प्राचार्य रह चुके हैं। उन्होंने वहाँ पर काफ़ी प्रयोग किए हैं एजुकेशन के, जी। वो सब उन्होंने इसमें इनपुट दिया है। के जगन्नाथन जी है, उन्होंने यूनानी और सिद्धा में काफ़ी इनपुट दिए हैं। हम लोग सब साथ में बैठ के काम करते हैं। तो नेतृत्व वगैरह शब्द ठीक है, लेकिन ये टीम कलेक्टिव वर्क है, ये टीम टीम वर्क। वर्क। जी जी सर। हमारे बाकी भी जो अध्यक्ष है कि रघुराम भट्ट जी है, जी MARB जिनको बाकी MSR इम्प्लीमेंट करना रहता है। जी अब इसके साथ में प्रैक्टिशनर, क्योंकि ये ट्रेनिंग होने के बाद प्रैक्टिशनर के अधिकार आते हैं, जी ये जब बाहर आ जाएंगे 2030 में, हम्म, या अभी आने वाले 4-5 साल में, तो उसकी जो चिंता है हमारे वैद्य राकेश शर्मा जी जो प्रेसिडेंट है बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन के, वो करते हैं। जी ये सब कलेक्टिव वर्क। इसके अलावा हम लोग एक्सपर्ट बुलाते हैं, CSR के साइंटिस्ट बुलाते हैं, और टेक्नोक्रेट्स बुलाते हैं, काफ़ी सारे लोगों से हम कंसल्टेशन करते रहते हैं। और कुछ NGOs है, कुछ इस विषय का, अब जैसे ये इलेक्टिव है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना पड़ता है। जी अब वो कुछ क्लासरूम टीचिंग है नहीं, अब वो सब उस प्रकार से हो, इसलिए उसका अध्ययन अलग से हम लोग कर रहे हैं, हमारे लोग कर रहे हैं, उसमें एक्सपर्ट के ओपिनियन ले रहे हैं। आपके भी जो इनपुट्स है इसके विषय में, वह भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आप सब लोग इसको देखें, और इसकी सिर्फ वाहवाही करें ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। ये तो एक एक प्रवाह है जी उसमें कि अभी की ज़रूरत जो महसूस हुई गए 3 साल में, जी वो इसमें सम्मिलित करने की कोशिश की गई है। आगे वाले 3 या 5 साल में शायद ज़रूरतें बदलेगी, तो इसमें और बदलाव आएंगे, जी और प्रवाहित रहना यही जीवन है। जी तो सर। इसलिए आयुर्वेद भी प्रवाहित रहा है। यानी 10वीं सदी तक रसौषधि नहीं थी, जी उसके बाद में रसौषधि आई। तो ये तो हम सब जानते हैं, प्रवाह है, जी चलते रहता है। तो उसको पॉजिटिवली देखिए जी सर। और इनपुट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार फिर से आपका आभार। मैं आयुर्वेद व्यासपीठ की ओर से और समस्त आयुर्वेद जगत की ओर से आपके समय के लिए और आपके समाधानों के लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। आपको और धन्यवाद, आपकी सारी टीम को साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, ये थे हमारे NCISM के चेयरमैन माननीय वैद्य जयंत देव पुजारी जी, जिन्होंने अभी 16 फरवरी 2022 को लागू किए गए नवीन राजपत्र या गैजेट के बारे में हमें जानकारियां दी, और जो हमारी जिज्ञासाओं का समाधान किया। इस प्रकार हम आगे भी मिलते रहेंगे
जैसा कि सर ने कहा कि आप इस संबंध में जो कोई भी सुझाव हैं वे प्रेषित कर सकते हैं। आप डायरेक्ट एनसीआरसीएम को लिख सकते हैं। आप आयुर्वेद व्यासपीठ को भी ये अपने सुझाव प्रेषित कर सकते हैं, जिन्हें हम सर की ओर भेजने में अपना कार्य करेंगे। तो एक बार आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।